तो सोचिए कि ऐसी वॉर के बारे में जो 40 साल से कभी ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं हुई पर चल रही है। इस वॉर में मिसाइल्स हैं, स्पाइस हैं और प्रॉक्सी ग्रुप्स भी, और कभी कभी तो साइबर अटैक्स भी। ये कहानी है ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स की। ये वॉर ना ही मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे दुनिया को इफेक्ट करता है, और अगर ये वॉर फुल स्केल बन गई तो ना सिर्फ ऑयल पे इसका इफेक्ट आएगा बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी और शायद ये वर्ल्ड वॉर का शेप भी ले ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ईरान और इजराइल आखिरकार एनिमीज बने कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1979। लेकिन 1979 से पहले ईरान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं था। यहाँ पे रूल था एक शाह का जिसका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। शाह का विजन था कि ईरान को वो मॉडर्न बनाए, वेस्टर्न स्टाइल कंट्री बनाए, और वो यूनाइटेड स्टेट्स के काफी क्लोज। और सरप्राइजिंगली उस समय इजराइल भी ईरान का काफी अच्छा अलाई था। इजराइल के काफी इंजीनियर्स ईरान में काम करते, दोनों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन था और इंटेलिजेंस भी शेयर होता। लेकिन ईरान के अंदर बहुत से लोग शाह से खुश नहीं थे। लोगों को लगता था कि शाह करप्ट है, डिक्टेटरशिप चला रहा है और वेस्ट के इन्फ्लुएंस में ईरान की आइडेंटिटी खत्म हो रही है। 1978 से 1979 में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए और फिर एक रिलीजियस लीडर एग्जाइल से वापस आए। इनका नाम था आयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी। खमेनी ने प्रॉमिस किया कि वो ईरान को एक इस्लामिक सिस्टम में बदल देंगे। मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रीट्स पर आ गए। 1979 में रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गई। शाह को कंट्री छोड़ के भागना पड़ा और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसे हम आज जानते हैं। ये वो मोमेंट था जब मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज होने वाली थी। रेवोल्यूशन के बाद एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट हुआ। नवंबर 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी इन तेहरान पर अटैक कर दिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया गया। ये होस्टेज क्राइसिस लगभग 444 दिन तक चला। इस इंसिडेंट ने यूएस और ईरान के रिलेशंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, एम्बेसी बंद हो गई और दोनों कंट्रीज एनिमीज बन गई। इस टाइम के बाद से ईरान अमेरिका को ग्रेट सैतन बोलता है, यानी कि बड़ा शैतान, और इजराइल को लिटिल सैतन यानी कि छोटा शैतान। 1980s में ईरान डायरेक्टली इजराइल से फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए ईरान ने एक नया स्ट्रेटेजी यूज किया, प्रॉक्सी वॉरफेयर। 1982 में लेबनान में एक नया प्रॉक्सी ग्रुप खड़ा किया गया जिसका नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग, वेपन्स और फंडिंग मिलती थी ईरान से। उनका मेन गोल था इजराइल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। 1980s और 1990s में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अटैक्स किए, सुसाइड बॉम्बिंग्स भी हुई। इस तरह ईरान और इजराइल डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली फाइट कर रहे थे। इसको एक्सपर्ट्स कहते हैं शैडो वॉर। 1990s में इजराइल को एक और बड़ा कंसर्न होने लगा। इजराइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलने लगी कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता था। इजराइल एक स्मॉल कंट्री है, अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो सर्वाइवल ही क्वेश्चन में आ सकता है। इसलिए इजराइल ने डिसाइड किया कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना ही होगा। 2001 में दुनिया ही चेंज हो गई। सितंबर 11 अटैक्स ने अमेरिका को शॉक कर दिया। इसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। इंटरेस्टिंगली ईरान ने इनिशियली तालिबान के खिलाफ यूएस को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ इविल का पार्ट डिक्लेयर कर दिया। इस स्टेटमेंट ने ईरान और अमेरिका के रिलेशंस और खराब कर दिए। 2003 में यूएस ने इराक इन्वेड किया। इस वॉर का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था, इराक में सद्दाम हुसैन का फॉल होने के बाद ईरान का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में और स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज की डेट में ईरान इजराइल से डायरेक्टली नहीं लड़ता है बल्कि एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है। इस नेटवर्क को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें इंक्लूड है लेबनान से हिजबुल्लाह, गाजा से हमास, इराक से शिया मिलिटास और यमन से हुतीस। ईरान इन ग्रुप्स को वेपन्स, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। इजराइल के अकॉर्डिंग ये ग्रुप्स ईरान के प्रॉक्सीज हैं।
2015 में एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। इस डील का नाम था JCPOA। डील के अकॉर्डिंग ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स मॉनिटरिंग करेंगे और एक्सचेंज में ईरान पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस रिमूव कर दिए जाएंगे। ईरान की इकोनॉमी सडनली इंप्रूव होने लगी, लेकिन इजराइल इस डील से बहुत अनहैप्पी था। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अकॉर्डिंग ये डील ईरान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से एग्जिट कर सैंक्शंस वापस से लगा दिए गए। ईरान की इकोनॉमी फिर प्रेशर में आ गई। इसके बाद टेंशंस और इंक्रीज हो गए। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कोवर्ट अटैक्स भी किए। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हुए, साइबर वॉरफेयर भी हुआ। ये सब एक हिडन वॉर का पार्ट है। आज ईरान और इजराइल के बीच फाइटिंग 3 लेवल्स पे चल रहा है। नंबर 1 प्रॉक्सी वॉर्स, लेबनान, सीरिया, गाजा में इनडायरेक्ट फाइटिंग, कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स, असैसिनेशंस एंड सैबोटेज, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी। 1979 से शुरू हुई ये रेवोल्यूशन अब 40 साल से ऊपर की हो चुकी है। ईरान के लिए इजराइल एक इलेजिटिमेटेड स्टेट है। इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और यूनाइटेड स्टेट्स इस इक्वेशन का थर्ड पावरफुल प्लेयर है। इसलिए मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिंपल नहीं है। ये आइडियोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, रिलीजन और पावर पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। और जब तक इन 3 कंट्रीज के इंटरेस्ट क्लैश करते रहेंगे, ये शेडो वॉर खत्म नहीं हो। दुनिया को हर वक्त ये फेयर लगा रहेगा कि ये इंटर कंट्री वॉर कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में इनगल्फ ना हो जाए एंड इट कैन टेक द शेप ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। आप हमें बताइए, आप इस वॉर के बारे में क्या सोचते हैं? हाउ यू थिंक द वॉर कैन पैन आउट? हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? इन द कमेंट सेक्शन।